हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम लोग बायोस्टैटिक के नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कशन करेंगे, जिसमें आज हम आपको बताएंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में, जो कि आपके सिलेबस का टॉपिक है और काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, कई क्वेश्चन 2 नंबर के यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको मिल सकता है मीड, ठीक है, मीन, मीडियन, मोड। ये क्या होता है, तीनों के बारे में आपसे पूछ सकता है 2 नंबर के क्वेश्चन में। या आपसे पूछ सकता है कि 7 नंबर के क्वेश्चन में मीन, मीडियन, मोड तीनों के मेरिट और डीमेरिट के बारे में। क्या इसकी उपयोगिता है, मेरिट, और क्या इसके इसके या मतलब आप कह सकते हैं क्या इसके लाभ है, क्या इससे हानियाँ हो सकती है। ठीक है, तो इसके डीमेरिट के बारे में हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कम से कम इस वीडियो से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेगा। शॉर्ट का क्वेश्चन मिल सकता है और आपका सेक्शन ए का, सेक्शन बी का क्वेश्चन मिल सकता है इससे। इसके पहले लेक्चर में मैंने बताया था आपको काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में। ठीक है, या आप ऐसे बना सकते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में बताया आपसे। तो ये क्वेश्चन आपको, जो वो वाला क्वेश्चन जो आपने काई स्क्वायर टेस्ट को मैंने बताया है, वो भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। वो आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में या तो सेक्शन बी और सेक्शन सी में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, उसको भी आप इम्पॉर्टेंट कर लीजिए। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में। बात करते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है। तो ये जो आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, जिसपे 3 टॉपिक आता है आपका, मीन, मीडियन और मोड। ठीक है, देखिए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है केंद्रीय आवृत्ति का मापन। क्या होता है, केंद्रीय क्या होता है, केंद्रीय, ठीक है, आवृत्ति का मापन, हिंदी में इसको कहते हैं, ठीक है, का मापन। ठीक, इसको हम लोग कहते हैं केंद्रीय आवृत्ति का मापन। तो इसके अंतर्गत केंद्रीय आवृत्ति के मापन में या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में के कैलकुलेशन करने के लिए उसके अंतर्गत 3 चीज़ें आती हैं। पहला आता है आपका मीन, दूसरा आता है आपका मीडियन, और 3rd नंबर पे आता है आपका मोड। क्या आता है, मीन आता है, मीडियन आता है, मोड आता है। ठीक है, ठीक है, मीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, मीन। ठीक, ठीक है, मीन में क्या होता है, ठीक है, इसमें ये तीनों एक्चुअल में, देखिए ये तीनों में क्या होता है, सेंटर ऑफ टेंडेंसी में क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है, ये जो मीडियन वैल्यू होती है, जो बीच की वैल्यू होती है, जो मिडिल वैल्यू होती है, उसी का आंसर आता है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल मतलब जो बीच की वैल्यू होती है, ठीक है, बीच की वैल्यू, मिडिल वैल्यू जो होती है, उसी का आंसर इसमें आता है। ठीक है, तो इसकी मीनिंग यही होती है, ठीक है, मीन, ठीक है, यानी कि मीडियन जो आप चाहते हैं, ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पे ज्ञात किया जाता है। अब आपके चाहे मीन हो, चाहे आपका मीडियन हो, और चाहे आपका मोड हो, ठीक, चाहे मीन हो, चाहे मीडियन हो, चाहे मोड हो, इन सभी के, इन सभी को कैलकुलेट करने के लिए तरीके अलग अलग हैं। ठीक है, इनके क्या होते हैं, तरीके अलग अलग होते हैं, और अलग अलग तरीकों के होते हैं, और तब इसके लिए अलग अलग फार्मूले का उपयोग किया जाता है इन तीनों के लिए। ठीक है, अलग अलग तरीके होंगे तो भाई अलग अलग फार्मूला भी होगा। ठीक है, और जो डाटा इसके, जो इसको कैलकुलेशन करने के लिए जो डाटा होता है, ठीक है, डाटा उसी के बेस पे, डाटा के बेस पे किया जाता है, डाटा के बेस पे करेंगे। और जो डाटा होता है, डाटा जिसके बेस पे इन तीनों का कैलकुलेशन करेंगे, डाटा जो डाटा होता है, ठीक है, डाटा को भी 3 श्रेणी में, तीन क्या आप कह सकते हैं कि 2 श्रेणी में, मुख्य रूप से 2 श्रेणी में बांटा गया है। पहला होता है ग्रुप डाटा। क्या होता है,
ग्रुप्ड डाटा और दूसरा होता है अनग्रुप्ड डाटा। पहला ग्रुप डाटा होता है, दूसरा अनग्रुप्ड डाटा होता है। चलिए पीडीएफ पे चलते हैं और वहाँ से चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो हम आपको बता रहे थे अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड डाटा के बारे में। क्या होता है पहले आपका अनग्रुप्ड डाटा। ठीक है, क्या होता है आपका अनग्रुप डाटा। दूसरा होता है ग्रुप्ड डाटा, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम लोग। पहला होता है अन, ये ग्रुप और ये डाटा। दूसरा हो गया आपका ग्रुप्ड डाटा। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में चीज़ों को लिखते हैं ताकि लिखने में भी हमको क्या हो, जल्दी हो और आपको बताने में भी ठीक टाइमिंग वेस्ट ना हो। जो अनग्रुप्ड डाटा होते हैं, ठीक है, उसमें आता है आपका इंडिविजुअल सीरीज। ध्यानपूर्वक समझिएगा, अभी सारे टॉपिक आपके सारी बातें जो हम बता रहे क्लियर हो जाएगा। अनग्रुप डाटा में आता आपका इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कि 3 हो गया, 3 हो गया, हाँ 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, 6 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ठीक है, फिर आपका 9 हो गया, फिर 10 हो गया। ये सब क्या है, ये आपके इंडिविजुअल सीरीज है, कॉमा बीच में रहेगा, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, आपके इंडिविजुअल सीरीज हो गए, ठीक है। इसमें आप देख रहे कोई भी नंबर रिपीट नहीं है, ठीक है, इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं है। अगर यही नंबर रिपीट होती तो फ्रीक्वेंसी आ जाती, क्या आ जाती, फ्रीक्वेंसी आ जाती, ठीक है। तो इस प्रकार के डाटा को हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज ऑफ अनग्रुप डाटा। ये अनग्रुप डाटा का इंडिविजुअल सीरीज होता है, ठीक है। तो इस डाटा में, इंडिविजुअल सीरीज के डाटा में जो नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, वो वन टाइम आते हैं, यानी कि एक बार आते हैं, वो रिपीट नहीं होते, ठीक है, वो एक बार आते हैं, रिपीट नहीं होती। अगर रिपीट हो गए तो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। दूसरा होता है आपका अनग्रुप्ड डाटा। क्या है आपका, सॉरी ये अनग्रुप हो गया। दूसरा होता है आपका ग्रुप डाटा। अब ग्रुप डाटा को हम लोग दो भागों में बांटे हैं। पहला होता है डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, और दूसरा होता है आपका कॉन्टिन्यूअस सीरीज। दूसरा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ठीक है। तो हम लोग किस पे बात कर रहे थे, ग्रुप डाटा की बात कर रहे थे, जिसमें क्या होता है आपका डिस्क्रीट सीरीज होता है और दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ठीक है। अब बात आती है डिस्क्रीट सीरीज को, कॉन्टिन्यूअस सीरीज को कैसे आप लोग पहचानेंगे। देखिए जो अनग्रुप डाटा होता है उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, ठीक, जो ग्रुप डाटा होते हैं उसमें फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। अब दोनों क्या होते हैं, आप कैसे इसको पहचानेंगे, पहले आप उसको समझिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कोई नंबर है, ठीक है, मान लीजिए कि 3, 1, 2, 3, 5, 3, 4, 3, 2, फिर 3, फिर 4, ये सब क्या है, एक नंबर आपको डाटा दे दिया गया। अब क्या करना है आपको, अब आपको वहाँ से नंबर को आप कह सकते हैं कि सेपरेट करना है आपको। या मान लीजिए दूसरा हम लोग लेते हैं, थोड़ी लंबी लेते हैं, जैसे मान लीजिए 3 ले लिए, 5 ले लिए, 3 ले लिए, 5 ले लिए, 6 ले लिए, 7 ले लिए, 8 ले लिए, 9 ले लिए, ठीक है, मान लीजिए 10 भी ले लिए, ठीक। अब ये क्या, आपको डाटा मिल गया। अब आपको इसको डिस्क्रीट में रखना है, तो कैसे आप पहचानेंगे कि ये डिस्क्रीट है कि नहीं। तो जब भी आपको प्रॉब्लम दिया जाएगा, प्रॉब्लम मतलब समझ रहे, क्वेश्चन जब आपको दिया जाएगा, ठीक है, तो वो कुछ इस प्रकार से आपके क्वेश्चन में भी दिया रहेगा, एक टेबल बना रहेगा, जिससे पहले यहाँ पे एक्स लिखा रहेगा और यहाँ पे एफ लिखा रहेगा। एक्स का मतलब होता है वेरिएबल, एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 लिखा है, 3 लिख लेंगे, फिर ऐसे रखेंगे,
3 के बाद 4 है, नहीं है, 5 है, 5 लिख देंगे, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, और मान लीजिए कि यहाँ पे 10 हो गया। ठीक, अब देखिए कि 3 कितनी बार है, तो 1 बार, 2 बार, ठीक है, 2 बार मिला आपको। 5 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 2 बार लिख लिया। 6 कितनी बार है, 1 बार। 7 कितनी बार है, 1 बार। 8 कितनी बार है, 1 बार। 9 1 बार। 10 1 बार। ठीक है, तो क्या हुआ, इसमें फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी कि जो 3 है वो 2 बार है, 5 2 बार है, 6 1 बार है, 7 1 बार है। तो ऐसे कोई भी डाटा हो सकता है जब उसकी फ्रीक्वेंसी दी जाए, जब उसमें फ्रीक्वेंसी आ जाए। ठीक है, और तो उसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रीट डाटा पे डिस्क्रीट सीरीज। तो देखिए आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और वेरिएबल आपको दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका डिस्क्रीट सीरीज। दूसरा होता है आपका कॉन्टिन्यूअस सीरीज। डाटा की बात करें, एक ग्रुप डाटा की बात है। दूसरा होता है आपका कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो जहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ जाता है ग्रुप डाटा कहलाता है। ठीक है, और आपका जो प्रॉब्लम दिया जाएगा उसमें फ्रीक्वेंसी भी और वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी के बारे में दिया जाएगा। ये हो गया आपका डिस्क्रीट सीरीज के बारे में। दूसरा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज के बारे में। इसमें भी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, लेकिन इसमें क्लास इंटरवल होता है। जैसे जैसे आपको दे दिया जाएगा एक फ्रीक्वेंसी, आपको वेरिएबल दे दिया जाएगा, ये आपके जब प्रॉब्लम आपको दिया जाएगा तो वहाँ पे ये चीज़ें ऑलरेडी बनी रहेंगी। तो मान लीजिए कि ये ऐसे आपका बन जाएगा, ऐसे एक टेबल बना के आपको दिया रहेगा। यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी दी वेरिएबल रहेगा और यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी दी रहेगी। तो यहाँ पे आपसे अगर मान लीजिए दे दिया, ठीक, दे दिया क्या कि भाई ऐसे आपको दे दिया 20 से 40, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। ठीक है, ये आपको क्या दे दिया, फ्रीक्वेंसी दे दिया। क्लास इंटरवल ये आपको दे दिया। अब बता दिया कि क्लास इंटरवल दे दिया, अब बीच में दे दिया कि 12 से जो ये 40 है इसकी संख्या 12 होगी, इसकी संख्या 10 हो गई। ठीक है, ऐसे दे सकता है। या मान लीजिए इसकी संख्या 20 हो गई, इसकी संख्या 5 हो गई, इसकी संख्या 2 हो गई, ऐसे आपको दे दिया। इसका मतलब क्या, क्लास इंटरवल दे दिया। जैसे सपोज करिए कि कोई टेस्ट हुआ, टेस्ट आपका 100 नंबर का है। ठीक, 100 नंबर का है, और उसमें में से देखा गया कि 12 बच्चे जो थे वो कितना नंबर पाए, वो 20 से 40 के बीच में आपका नंबर पाए। 20 से 40 के बीच में, 100 में से 20 से 40 के बीच में वो आए। 100 नंबर का क्वेश्चन था, 20 स्टूडेंट ऐसे आपको दिखे जिनका नंबर 20 से 40 के बीच में था। 12 स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट आपको ऐसे दिखे जो कैसे थे, जिनका नंबर 40 से 60 के बीच में था। तीसरा आपने देखा कि कुछ स्टूडेंट ऐसे थे, 5 स्टूडेंट आपको ऐसे देखने के मिले जिसका नंबर 60 से 80 के बीच में था। कुछ स्टूडेंट आपको ऐसे दिखे जिसका नंबर क्या था, 80 से 100 के बीच में था। इसकी संख्या क्या हो गई, 2 थी। तो ये सब क्या है, ये आपके सब डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, यानी कि यक्स का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी दी गई है। यक्स का मतलब, एफ का मतलब कि इतने में से इतने बच्चे आपके इतने मार्क पाए हैं। तो ये हो गया आपका कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक, तो मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी में मैंने 3 प्रकार के डाटा के बारे में आपको बताया। पहले तो मीन मीडियन मोड आती है। पहले सेकेंड बात, इसमें जो डाटा यूज किया जाता है उसमें ग्रुप और अनग्रुप डाटा होते हैं। ग्रुप डाटा में अनग्रुप डाटा में आपका क्या होता है, इंडिविजुअल सीरीज होता है। ग्रुप डाटा में आपका डिस्क्रीट सीरीज होता है और कॉन्टिन्यूअस सीरीज होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। अब ये जब आप इसके मेन पॉइंट को जान लेंगे तब आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए अब इसके लैंग्वेज के माध्यम से थोड़ी चीज़ों को समझते हैं हम लोग। चलिए इन सब बात को लैंग्वेज के माध्यम से समझते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इट इज आल्सो नोन एज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वैल्यू, मेजर्स ऑफ सेंट्रल वैल्यू। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू के नाम से जानते हैं, या एवरेज के नाम से, वैल्यू या फिर एवरेज के नाम से जानते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल वैल्यू या मेजर्स ऑफ सेंट्रल एवरेज के नाम से जानते हैं।
अकॉर्डिंग टू सिम्पसन एंड कफ्फा, कफ्फा KAFFA, कफ्का, ठीक है, ये दो साइंटिस्ट थे, इनके अनुसार बताया गया है ए मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज ए टिपिकल वैल्यू अराउंड द अदर वैल्यू प्रेजेंट, ठीक है। उनके अनुसार बताया गया कि जो टिपिकली वैल्यू, जो जनरली जो वैल्यू आती है वो उसके अगल बगल की होती है, अराउंड की वैल्यू होती है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग 3 मेथड। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को 3 मेथड से जाना जाता है, यानी कैलकुलेट किया जाता है। पहला मीन हो गया, दूसरा मीडियन हो गया, और तीसरा मोड हो गया, ठीक है। चलिए थोड़ा आपको हम एक चार्ट दिखाएंगे, चार्ट, नॉट चार्ट, ठीक है, चार्ट नॉट चार्ट, ठीक है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की जो टाइप होती है उसके बारे में आपको बताएंगे, यानी कि मीन और मीडियन मोड के चार्ट के बारे में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। देखिए जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जो मीन होता है वो मैथमेटिकल एवरेज के लिए होता है। जो मोड होता है, ठीक है, उसमें दो चीज़, मतलब जो एवरेज पोजीशन होता है, इस तरीके से समझिए, जो मैथमेटिकल पार्ट होता है वो मीन के लिए होता है, जो एवरेज पोजीशन, एवरेज के लिए जो आता है वो किसके लिए होता है, मीडियन के लिए, मोड के लिए। और जो पोजीशन की बात आती है, पोजीशन वैल्यू के लिए, उसके लिए आपका अलग ही होता है, क्वार्टाइल होता है, ठीक है, क्वांटाइल्स होती हैं, डिक्लाइंस होता है, परसेंटाइल्स होती हैं, ये सब अलग चीज़ें हैं। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में इतनी चीज़ों को पढ़ना होता है, लेकिन आपके सिलेबस में क्या दिया पढ़ने के लिए, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में अरिथमेटिक मीन दिया गया है, मीन दिया गया है, सॉरी मीडियन दिया गया है, और मोड दिया गया है। जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, लेकिन हम लोग इसके बारे में थोड़े थोड़े से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मीन की। एक एक पॉइंट को हम लोग क्लियरली अच्छे से आराम से चीज़ों को समझेंगे कि मीन क्या होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कोई सारे समझाने की बात नहीं है। जो मीन होता है इसमें ये 3 प्रकार की होती है। पहला होता है आपका अरिथमेटिक मीन, जिसको हम लोग कहते हैं AM। दूसरा होता है जियोमेट्रिक मीन, जिसको हम लोग कहते हैं GM। दूसरा होता है हार्मोनिक मीन, यानी कि थर्ड होता है हार्मोनिक मीन, जिसको हम लोग कहते हैं HM। तो यह मीन 3 प्रकार का हो गया। चलिए अब बात करते हैं अरिथमेटिक मीन के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं AR, अरिथमेटिक मीन, ठीक है। सॉरी यहाँ पे AM रहेगा, ठीक है, AM अरिथमेटिक मीन, R नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा भी था और यहाँ पे बाय मिस्टेक R हो गया, अरिथमेटिक मीन, ठीक है। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, कैसे किसको कैलकुलेशन करते हैं, एक एक बात को समझिए। इसमें क्या होता है, जो भी डाटा आपके होते हैं, डाटा, जितने भी डाटा या फिर वेरिएबल्स होते हैं, सबको जोड़ लिए जाते हैं और फिर उसी संख्या से डिवीजन कर देते हैं, ठीक है, उसी संख्या से डिवीजन कर देते हैं। अभी अब आपको समझाते भी हैं। जैसे मान लीजिए कि थोड़ा समझिए भी, आपको समझ में आ जाएगा। इट इज सिंपलेस्ट कॉमन मेथड ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इट इज डिफाइंड एज सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरिएबल्स डिवाइडेड बाई दियर नंबर, ठीक है, जितने भी नंबर्स आपके वेरिएबल्स आएंगे उसी से डिवाइड कर देना है। अभी आपको मैंने डाटा के बारे में बताया था, इंडिविजुअल सीरीज के बारे में, अनग्रुप डाटा के, डिस्क्रीट सीरीज के बारे में और कॉन्टिन्यूअस सीरीज के बारे में। तो 3 प्रकार की डाटा जो होती है वो किस प्रकार से मीन पे वर्क करती है, इंडिविजुअल सीरीज कैसे मीन पे वर्क करती है, ग्रुप कैसे करती है, अनग्रुप कैसे करती है, तो इन चीज़ों को हम लोग शॉर्ट में समझेंगे। वैसे तो हमने बहुत लॉन्ग में यहाँ पे लिखा है, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो पास ही है, टाइम भी कम है, तो हम लोग डायरेक्टली जो डायरेक्ट मेथड है उसको समझेंगे और ये जल्दी से टॉपिक को क्लियर करेंगे, फिनिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मैटर तो बहुत लंबा चौड़ा लिखा है। अगर आप इसका PDF देखेंगे ना तो आपको मिलेगा 62 पेज का, लेकिन अभी इसमें लगभग 18 पेज, 18 पेज या फिर 12 पेज, 14 या 15 पेज अभी ऐड नहीं है। टोटल यहाँ पे आपको
78 या मान के चलिए 80 पेज आपको मिल सकता है बायोस्टैटिक का। अगर आप पेड बैच ज्वाइन करे हैं तो आप वहाँ से कंप्लीट देख लीजिएगा मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी के बारे में, जहाँ पे हमने अच्छे से बताया है। ठीक है, अच्छे से चीज़ों को लिखा गया है। तो हम यहाँ पे जो डायरेक्ट उसका मेथड है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे। चलिए, तो इंडिविजुअल सीरीज है, किस प्रकार से आप उसका कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो 3 प्रकार की सीरीज होती है। तो तीनों प्रकार की सीरीज के लिए अलग अलग फार्मूले होते हैं। पहला होता है इंडिविजुअल सीरीज, उसके लिए अनग्रुप डाटा का जो इंडिविजुअल सीरीज है उसके लिए कौन सा मेथड उपयोग होगा। जैसे आपको देखिए यहाँ पे एक बताया गया है कि देखिए इसके लिए जो इंडिविजुअल सीरीज के लिए जो आपका फार्मूला है वो, ठीक है, यक्स बार इक्वल टू समेसन यक्स अपान यन, ये फार्मूला होता है ये वाला, जिसमें जो यक्स बार होता है इसको हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक देखिए मीन को हम लोग यक्स बार से, यानी कि अरिथमेटिक मीन को यक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, समेसन आप या फिर आपके टोटल ऑफ आइटम, जितने भी नंबर दिए गए हैं वेरिएबल में, जितने भी नंबर दिए गए उसको यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं और उसी से नंबर ऑफ वेरिएबल्स डिवीजन करते हैं, फिर नंबर ऑफ जो एक्स की वैल्यू आती है वो आपकी आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए किस प्रकार से हम लोग डिवीजन करेंगे। जैसे सपोज करिए क्वेश्चन यहाँ पे दिखा गया है, कैलकुलेट द मीन ऑफ मार्क ऑब्टेन बाय द 5 सब्जेक्ट ऑफ क्लास इन बॉटनी सब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए कि आप के क्लास में बॉटनी के 5 स्टूडेंट हैं, उन्होंने किस प्रकार से नंबर ऑब्टेन किया वही बताया गया है। जैसे आप बताया गया है कि जो मीन यानी कि अर्थमेटिक मीन है, टोटल देखा गया कि 5 स्टूडेंट ने बॉटनी का एग्ज़ाम दिया, उन्होंने पाया क्या, कुछ 25 नंबर पाए, कुछ 30, कुछ 15, कुछ 20, कुछ 35। टोटल जोड़ के देखा गया कि 5 स्टूडेंट 125 नंबर पाए थे और संख्या कितनी थी 5। तो समेसन यक्स तीनों को जोड़ दिया गया और अपान यानी कि यन से डिवाइड कर दिया गया, यानी कि 5 लोग थे, 5 लोगों ने मिल करके 125 नंबर पाया। तो 125 अपान 5, 5 लोग थे तो इसका डिवीजन कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25। ठीक है, तो ये पूरा था आपका किसके बारे में, ये था आपका इंडिविजुअल सीरीज के बारे में। ठीक है, समझ में आया ये बात कि जितने लोग थे, ठीक है, उतने कैलकुलेट कर देंगे और उसी से डिवीजन कर देंगे। ये इंडिविजुअल सीरीज के लिए हो गया। अब देखिए वो क्या था, आपका एक सिंपल सा मेथड था, डायरेक्ट मेथड था। अब यहाँ पे आ जाता है एक शॉर्टकट मेथड, उसके लिए भी अलग फार्मूला यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, एक पेज 2 बार ऐड हो गया है। ठीक है, चलिए उसके लिए अलग फार्मूला बनाया गया है। यहाँ पे देखिए अलग चीज़ से वहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, कि कैसे कैसे यहाँ पे उसका डेविएशन किया गया, एज्यूम्ड जो वैल्यू है किस प्रकार से आई है। तो आपको इसको समझने के लिए आप PDF को परचेस कर लीजिएगा, सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी रहेगी। ठीक है, चलिए दूसरा बात करते हैं हम लोग। दूसरी क्या थी, कैलकुलेशन ऑफ, यहाँ पे रहा होगा आपका कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन इन डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में किस प्रकार से आप कैलकुलेशन करेंगे, किसका, ग्रुप डाटा का। इंडिविजुअल का हो गया, अब डिस्क्रीट का समझिए। डिस्क्रीट को समझने के लिए यानी कि उसको कैलकुलेट करने के लिए, इसमें आपको कैलकुलेट करने के लिए एक टेबल बनाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो भी देखिए इसको भी 2 मेथड से हम लोग किए हैं, पहला डायरेक्ट मेथड है, दूसरा शॉर्टकट मेथड है। तो डायरेक्ट मेथड को हम लोग समझते हैं। तो जो आपका डिस्क्रीट सीरीज होता है उसका जो फार्मूला है वो ये है, क्या है, समेसन यक्स अपान यक्स बार अपान समेसन यफ यक्स अपान समेसन यफ। ठीक, यानी कि जो समेसन है यहाँ पे यक्स का मतलब अरिथमेटिक मीन, समेसन यफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, समेसन एफ एक्स का मतलब सम ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेरिएबल। जो वेरिएबल है उसको, और यहाँ पे हुआ क्या, देखिए इसके पहले जो पहला जो आपका था क्वेश्चन उसमें फ्रीक्वेंसी था नहीं और यहाँ पे वेरिएबल थे। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें यही होगा, सबसे पहले जो क्वेश्चन होगा, ठीक है, सबसे पहले जो क्वेश्चन होगा, ठीक, उसके लिए आपको एक टेबल बनाना होगा। जैसे यहाँ पे बताया गया
कि जो वेरिएबल है उसको हम लोग यक्स मान लेते हैं, और मान लीजिए कि कुछ स्टूडेंट है उसको हम लोग एफ मान लिए यहाँ पे। तो बताया कि कुछ स्टूडेंट ने क्वेश्चन में दिया गया द फॉलोइंग टेबल गिव द नंबर ऑफ मार्क ऑब्टेन बॉटनी 28 स्टूडेंट कैलकुलेट द एवरेज नंबर ऑफ मार्क ऑब्टेन बाय ईच स्टूडेंट, कि भाई 28 स्टूडेंट है किसके, बॉटनी के, ठीक है। बॉटनी के 28 स्टूडेंट है, उन्होंने बॉटनी का मान लीजिए कि एक टेस्ट दिया, और उसमें से कुछ लोग अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन यानी कि अलग अलग नंबर पाए हैं। जैसे बताया गया कि 5 स्टूडेंट थे जिन्होंने 20 नंबर पाया, 3 स्टूडेंट थे 30 नंबर पाए, 4 स्टूडेंट 40 नंबर पाए, 10 स्टूडेंट 50 नंबर पाए, और 6 स्टूडेंट 60 नंबर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो गई कि 20 नंबर पाने वाला स्टूडेंट 5 है, 30 नंबर पाने वाला स्टूडेंट 3 है, 40 नंबर पाने वाला 4 है, 50 नंबर पाने वाला 10 लोग हैं, और 60 नंबर पाने वाले 6 लोग हैं। तो फ्रीक्वेंसी हो गई। तो करेंगे क्या, तो इसके लिए एक टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे बनाएंगे कि भाई 20 नंबर पाने वाले 5, 30 के 6, 40 नंबर पाने वाले 4 लोग, 50 पाने वाले 6 लोग, और 60 पाने वाले 6 लोग, ठीक। इन दोनों की फ्रीक्वेंसी को आपस में गुणा कर देंगे, तो मिला 100, यहाँ से 90, यहाँ से 160, यहाँ से 500, यहाँ से 360, ये मिल गया। अब तीनों को क्या करेंगे हम लोग, अब भाई फ्रीक्वेंसी आपको मिल गई, यहाँ पे एक टेबल फ्रीक्वेंसी का आपका बढ़ जाएगा। तो तीनों को जोड़ा गया कि 1210 पाए, तो 1210, और स्टूडेंट कितने थे 28, उनसे डिवाइड कर दिया गया, तो आपका आंसर ये आ गया। पहले में क्या था फिर से समझिए, पहले में जितने भी लोग थे, जैसे 1 2 3 4 5, 5 लोग थे, पाँचों के नंबर को ऐड कर दिया गया, पाँचों के नंबर को ऐड कर दिया गया, और उन्हीं पाँचों से डिवीजन कर दिया गया, 5 से डिवाइड कर दिया गया, तो एवरेज यानी कि मीन वैल्यू आ गई। यहाँ पे क्या था, फ्रीक्वेंसी आ गई कि भाई 5 स्टूडेंट थे इतने पाए, 6 स्टूडेंट इतने पाए, तो फ्रीक्वेंसी आ गई। तो पहले हम लोग फ्रीक्वेंसी ही निकाल लेंगे गुणा करके, ठीक है। यहाँ पे गुणा करके हमने फ्रीक्वेंसी निकाल लिया वेरिएबल का। जब फ्रीक्वेंसी निकाला तो मिला क्या, 1210, जो कि नंबर सभी बच्चे मिला के पा गए, सभी बच्चे मिल करके 1210 नंबर पाए, कितने में से, 28 स्टूडेंट में से। तो उनका हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन कर देंगे, तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो ये डिस्क्रीट सीरीज हुआ। अगला आता है आपका कॉन्टिन्यूअस सीरीज। देखिए सभी के शॉर्टकट और अलग अलग मेथड यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है। शॉर्टकट और आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मेथड हैं यहाँ पे, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। हम लोग केवल जो जनरली है उसको देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अगला है कॉन्टिन्यूअस ग्रुप में किस प्रकार से होगा। कॉन्टिन्यूअस ग्रुप में ये होगा, इसमें क्लास इंटरवल आ जाता है। क्या आ जाता है, क्लास इंटरवल, यानी कि यहाँ पे एक कॉलम और बढ़ जाएगा। तो उसके लिए जो फार्मूला होता है समेशन एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ एम, ठीक है, अपान समेशन एफ एम। तो यहाँ पे एक कॉलम बढ़ जाएगा क्या आपका, एम का, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का, मिड वैल्यू का। तो होगा क्या, जैसे मान लीजिए कि हुआ ये कि मान लीजिए कि 25 से 30 स्टूडेंट थे, 25 मतलब मान लेंगे कि 25 से 30 स्टूडेंट ऐसे हैं, ठीक है, जो क्या किए, कोई एग्ज़ाम दिए। अब उसमें पाए क्या, पाए ये कि भाई 25 से 30 स्टूडेंट है, उन्होंने एग्ज़ाम दिया और कुछ फ्रीक्वेंसी पाई, यानी कुछ वैल्यू उन्होंने पाया। तो किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, तो भाई इस क्लास इंटरवल है, ठीक है। जैसे सपोज करिए कि 100 नंबर का क्वेश्चन है, 100 में से 2 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 20 से 30 नंबर पाया, तो 20 प्लस 30 कर देंगे, 20 से धन 30 कर देंगे, तो सॉरी 25 है यहाँ पे, तो 25 ही मान के चलिए, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि 20 प्लस 30 अगर हम करते हैं तो 50 होगा। 50 में 2 बच्चे थे, तो अगर डिवीजन करेंगे तो यहाँ से आपको 25 मिल जाएगा। तो क्लास इंटरवल यहाँ पे होता है। तो इस प्रकार से निकालने के लिए आपको एक टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। कैसी टेबल की ज़रूरत पड़ेगी कि भाई जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे, जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन आपको एक दे दिया जाए कि एक टेबल बनाया गया है जिसमें बताया गया कि 60 स्टूडेंट थे किसके, बॉटनी 6 सेमेस्टर के। बॉटनी 6 सेमेस्टर के 4 स्टूडेंट है, इनका हमको एवरेज निकालना है पर स्टूडेंट का, एक एक स्टूडेंट का एवरेज निकालना है। तो देखा गया कि 60
100 नंबर के क्वेश्चन हुए जिसमें 60 स्टूडेंट क्या थे, इन्वॉल्व थे। 60 स्टूडेंट, अगर इसको आप जोड़ेंगे शायद 60 ही आएगा। 60 स्टूडेंट थे। 60 स्टूडेंट में से देखा गया कि एक स्टूडेंट ऐसा था जो 10 से 20 नंबर के बीच में उसका मार्क आया है। 10 से 20 के बीच में मार्क आया। 2 स्टूडेंट ऐसे थे जिसका जो नंबर था 20 से 30 के बीच में था। 3 स्टूडेंट ऐसे थे जिसका नंबर 30 से 40 के बीच में था। 40 से 50 वाले 5 लोग थे। 50 से 60 7 लोग थे। 60 से 70 12 लोग। 70 से 80 16 लोग। 80 से 90 10 लोग और 90 से 100 4 लोग। तो ये स्टूडेंट हो गए। अब क्या करना, हमको इसकी फ्रिक्वेंसी निकालनी है, ठीक है, और क्लास इंटरवल आपको दिया गया है। तो इसके लिए सबसे फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए सबसे पहले आपको मिड वैल्यू चाहिए। तो ये फ्रीक्वेंसी निकालेंगे किससे, मिड वैल्यू से, तब उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग। तो देखा गया कि क्लास इंटरवल है, अब उसकी मिड वैल्यू निकालेंगे 10 से 15। 10 से 15 के बीच में ये देखा गया कि भाई यहाँ पे अगर स्टूडेंट है, ठीक है, अब हम लोग डायरेक्टली तो नहीं लिखेंगे भाई 10 से 15 नंबर आपको मिला है, तो हम एक एवरेज मान लेंगे कि भाई 10 से 15 के बीच में अगर आपको मिला है, ठीक है, 10 से 20 के बीच में आपको मिला है, तो 10 20 को हम लोग जोड़ देंगे तो हो जाएगा 30, और 30 को 2 से डिवीज़न कर देंगे, यानी कि हम मान लेंगे कि आपको 15 नंबर मिला है, ऐसे मान लेंगे। ये 20 से 30 है, 30 20 50 जोड़ेंगे, ठीक है, हो जाएगा 30 20 करेंगे तो 50 हो जाएगा। तो हम ऐसे तो नहीं करेंगे भाई आप ये 3 से 20 के बीच में, तो भाई एक एवरेज मान लेंगे कि भाई जो स्टूडेंट है इसमें जो 2 स्टूडेंट है ये 50 में 2 का डिवीजन करेंगे, मानेंगे कि 30 से 20 से 30 है तो मान लेंगे कि 25 25 नंबर पाए हैं। दूसरा है कि 30 से 40 के बीच में है, नंबर पाए हैं, 3 लोग हैं, तो मान लेंगे भाई 40 और 30 70 कर देंगे और 3 से डिवीजन कर देंगे, मानेंगे कि भाई इस प्रकार से नंबर पाए हैं। तो इस प्रकार से कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखा 10 से 20 2 स्टूडेंट थे, यानी कि 2 नंबर है, इसको 2 से डिवीजन करेंगे। 20 से 50 2 से डिवीजन करें तो हमको क्या मिल गया कि भाई 10 से 20 का हो सकता है 15 नंबर पाया, और 25 35 45 55 इतने नंबर पाए हैं। अब क्या था, अब इसके बीच में जो नंबर पाया है वो एक लड़का था, इसमें 2 लड़का हो गया, इसमें 3, तो सभी का यहाँ पे हम लोग गुणा कर देंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसका गुणा कर दिया गया, इसका यहाँ पे गुणा करके आपको वहाँ पे दिखा दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे आगे। तो यहाँ से क्या हो गया, यम निकल गया। अब भाई एफ एम जब निकल गया तो फार्मूला रखेंगे, और एफ समेसन एफ एक्स का फार्मूला रखेंगे। तो समेसन एफ एम का 3990 है, और जो समेसन एफ या फ्रीक्वेंसी है वो 60 है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 399 अपान 6, और इसका डिवीजन करेंगे तो मिल जाएगा आपको 66.5। तो ये रहा किसका कॉन्टिन्यूअस सीरीज के बारे में। अब इसके अरिथमेटिक मीन का आपको यहाँ पे क्या इसका उपयोग है उसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो जो आपका अरिथमेटिक मीन होता है इसको कैलकुलेशन करने के लिए इजी होता है, किसी चीज़ को लंबी अगर डाटा है उसको कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं। आप इसमें मीन की वैल्यू को, बीच की वैल्यू को हमेशा डिफाइन करते, एक ये अच्छी बात है। इसमें फ्लैक्चुएशन देखने को कम मिलता है, ठीक है, यानी कि डिफरेंसेस बहुत कम देखने को मिलता है। इट कैन कैलकुलेट इन इफ सिंगल आइटम सीरीज इज रिमूव्ड। आप इट कैन नॉट कैलकुलेट, आप किसी सिंगल चीज़ को कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक, जैसे एक है आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसके डिमेरिट क्या है, इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड विदाउट ऑल आइटम। आप सभी आइटम, अगर सभी चीज़ें नहीं है तो आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। लिखा गया इफ 1000 आइटम द वैल्यू ऑफ 99 वैल्यू आइटम आर नोन द मीन कैन बी कैलकुलेट नॉट कैलकुलेटेड। जैसे 1000 आइटम है और आपको 999 का पता है, एक का नहीं पता है, तो आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए इसमें इट कैन बी फिगर विच डज नॉट एग्जिस्ट इन सीरीज, इसमें फिगर की ज़रूरत है नहीं पड़ती है कि फिगर के माध्यम से ही दिखा दे हमारा काम चल जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। लास्ट पॉइंट ही आता है कि जो भाई नॉन मैथमेटिकल पर्सन है जिसको मैथमेटिक की जानकारी नहीं है
उसको ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। चलिए आगे बात करते हैं जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन क्या होता है? ये आपके सिलेबस पे टॉपिक नहीं दिया गया है, पर थोड़े से हम लोग डिस्कशन इस पर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जो जियोमेट्रिक मीन होता है इसका उपयोग कहाँ होता है? जो जियोमेट्रिक मीन होता है इसका उपयोग रेशियो फॉलो होता है, यानी कि रेशियो जैसे निकालना हो, जैसे पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे बढ़ रही है उसको जानने के लिए हम लोग जियोमेट्रिकल मीन का उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन हो रहा है वो 1 से 2, फिर 2 से 4, ठीक है, इससे इससे बना रहा है, तो उसके रेशियो को, उसके वैल्यू को हम लोग इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि कोई एक सेल है, सेल डिवाइड किया 2 डाटा सेल में, फिर 2 डाटा सेल आपस में डिवाइड करेंगे 4 डाटा सेल में, फिर ये डिवाइड करेंगे 8। तो ये जो जो जियोमेट्रिकल रेशियो बढ़ रहा है, इस प्रकार की कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो ये लिखा गया है, द जियोमेट्रिक मीन रिप्रेजेंटेड बाय जीएम, इट इज यूजफुल सच एज ऑब्जर्वेशन ऑफ ग्रोथ अकर्स इन जियोमेट्रिक रेशियो। अगर जियोमेट्रिक रेशियो में कहीं ग्रोथ हो रहा है तो हम लोग उसका कैलकुलेशन जियोमेट्रिकल मीन के द्वारा कर सकते हैं। जैसे कोई सेल है, एक पेरेंट सेल वो डाटर सेल में डिवाइड कर रही है, कितनी तेजी से कर रही है, कितना सेल हुआ, उसके द्वारा हम लोग कर सकते हैं। देखिए काफ़ी यूजफुल होता है पॉपुलेशन की ग्रोथ को, बैक्टीरिया के, वायरस की ग्रोथ को, फंजाई की ग्रोथ को, प्रोटोजीवन की ग्रोथ को, इन सबको कैलकुलेट करने के लिए। और वही एवरेज ऑफ ग्रोथ इन क्रॉप प्रोडक्शन फ्रूट, जैसे कोई गेहूं की फसल है, कोई भी फसल है, उसमें किस प्रकार से प्रोडक्शन हो रहा है, उस चीज़ को हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या फार्मूला है? फार्मूला यहाँ पे एक मान लीजिए कि ये लगाया जाएगा यहाँ पे, GM √2 इक्वल टू x1 अपा x2, x1 और x2। जैसे मान लीजिए कि दो चीज़ आपको दे दिया जाए कि भाई दो वेरिएबल आपको दे दिया जाए कि एक 2 है और दूसरा 4। अब इसका अगर आपको निकालना हो क्या ज्योमेट्रिकल मीन, तो आप कैसे निकालेंगे? तो √2 रहने देंगे, पहला जो x की वैल्यू होगी वो, दूसरी जो x की वैल्यू उसको लिख करके आप यहाँ पे जब गुणा करेंगे और यहाँ पे √ लगा ही है, उसको करने के बाद आप जब इसको सॉल्व करेंगे आपको यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद ये तो हो गई भाई इंडिविजुअल सीरीज़ के बारे में, दो दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर ग्रुप डाटा हो गई तो यहाँ पे अलग प्रकार के लॉग, एंटी लॉग जैसे यहाँ पे चीज़ें उपयोग होगी। तो आपके सिलेबस में नहीं है तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। जियोमेट्रिक मीन है, इसका डिमेरिट मेरिट आपके सिलेबस में तो इसके पढ़ने के लिए ही नहीं दिया है, तो हम लोग इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। चलिए बात करते हैं हम लोग हार्मोनिक मीन के बारे में। हार्मोनिक मीन क्या होता है उसको समझिए, ये भी आपके सिलेबस में नहीं दिया गया, बस थोड़ी सी इसको आप समझिए। हार्मोनिक मीन क्या होता है? जो हार्मोनिक मीन होता है इसका क्या उपयोग है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो जो हार्मोनिक मीन होता है किसी कंपनी में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, उसके लिए हम लोग करते हैं। एवरेज के लिए, स्पीड में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, उसके लिए हम लोग इसका करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई माइग्रेटरी बर्ड है, माइग्रेटरी बर्ड साइबेरियन बर्ड है। अब वो साइबेरियन बर्ड किसी जगह पे कितनी स्पीड में आई है और कितने स्पीड में वापस हो रही है, तो उसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि वो 50 के स्पीड में आई और 40 की स्पीड में गई, तो उस चीज़ का कैलकुलेशन हम लोग इसी के द्वारा करते हैं। ठीक है, अब इसके लिए एक फार्मूला होता है, कौन सा? EHM यानी कि हार्मोनिक मीन इक्वल टू, एक होता है n/(1/x), या दूसरा होता है x को यही बढ़ा दिया गया है कि समेसन में x1 x2 x2 डॉट डॉट xn। तो ये पूरा होता है आपका हार्मोनिक मीन। इसके बहुत सारी चीज़ें हैं, माइग्रेटिव बर्ड का यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग चलेंगे मीन की तरफ। किसकी तरफ बढ़ेंगे? मीन की तरफ। मीन की तरफ आप लोग मीन और मीडियन, मीडियन और मोड आप लोग पढ़े भी होंगे पहले से भी, आपके सिलेबस में था मोड की ठीक है, तो मीन आप लोग पहले, मीडियन आप लोग पहले से पढ़े होंगे। ठीक है, तो थोड़े से हम लोग यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा शॉर्टकट हम लोग समझेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो
मीन देखिए क्या होता है, इसको हम लोग पॉजिटिव एवरेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग मिडिल वैल्यू को, मिडिल आइटम को क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं, अलग करते हैं मिड वैल्यू को, मीडियन वाली वैल्यू को। ठीक है, बीच की वैल्यू को। ठीक है, तो जैसे कोई अगर सीरीज दे दिया गया, चाहे वो असेंडिंग हो, चाहे डिसेंडिंग रूप में, चाहे बढ़ते हुए क्रम हो, चाहे घटते हुए क्रम में, यहाँ पे हम लोग इसको कैलकुलेशन करने के लिए, जो है कि ऑब्जर्वेशन करने के लिए, हम लोग किसके लिए, किसका उपयोग करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज का कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इंडिविजुअल सीरीज का किस प्रकार से करेंगे उसको आप लोग समझिए। थोड़ा सा हम लोग शॉर्टकट ही समझेंगे क्योंकि एग्जाम आपका पास में है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई आपको एक डिस्क्रीट सीरीज दे दिया गया और आपके कह दिया जाए कि भाई आप इसमें से एक आइटम को उठाइए और बता दीजिए कि उसमें कितनी संख्या है। एक जैसे मान लीजिए दे दिया गया 1 2 3 4 5 नंबरिंग दे दिया जाए और आपसे बता दीजिए कि 5 है तो उसमें कितने आइटम होंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पे किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होता है, जब कोई आइटम या फिर मीडियन की वैल्यू जब निकाली जाती है तो सबसे पहले उसको हम लोग बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं। ठीक है, फिर उसके ऊपर नंबरिंग कर लेते हैं कि नंबर 1 2 3 4 5 6 ये। ठीक है, तो आपके जब भी सिलेबस में क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा तो वो उल्टा पुल्टा यानी कि आगे पीछे रहेगा। ठीक है, आपको दे दिया जाएगा कि आपको मीडियन निकालना है तो आपको पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में करेक्ट कर लेना है, फिर उसके बाद नंबरिंग कर देना है। फिर आपसे अगर जो क्वेश्चन में पूछा रहेगा कि इतने नंबर का आपको बताना है कि कौन सा होगा, तो आपसे मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि 90 नंबर पे जो 9वां आइटम है उस पर कौन सा सीरियल नंबर आएगा, तो आप बता गया है कि भाई 9th है, तो इसका फार्मूला भी होता है एक n+1 n+2/2। ठीक है, n+2/2 ये आइटम के लिए है। ठीक है, यानी कि जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं। ठीक है, और एक फार्मूला होता है n1+n2, n+1/2। तो जो भी आपको निकालना होगा उसका संख्या आप लोग लिख लेंगे कितना है वो, उसमें एक ऐड कर देंगे, फिर उससे 2 से डिवीजन कर देंगे तो पता चल जाएगा कितने नंबर वो होगा। तो ये हो गया। तो इसी तरीके से इवन नंबर के लिए, ऑड नंबर के लिए सारी चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सा मोड की तरफ बढ़ लेते हैं। ठीक है, इसके हम लोग जो है कि आपको यहाँ पे इसका, ठीक है, पीडीएफ ये तो आप पहले से पढ़े होंगे। ठीक है, पेड बैच पे हम इसका पीडीएफ भी आपको ऐड कर देंगे। ठीक है, ठीक है, मीन आपका जो पहला था मीडियन सॉरी मीन, वो आपका इम्पॉर्टेंट था इसलिए मैंने उसको डिटेल से बता दिया। मोड का और इस सबका हमने बना रखा है पीडीएफ, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए मोड को हम लोग यम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यम ओ इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होता है, कई चीज़ें होती है। पहला होता है यूनी मॉडल, बाई मॉडल, मल्टी मॉडल। देखिए मोड में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। जो चीज़ें कई बार दोहराई जाए उसको हम लोग मोड कह देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपको एक सीरीज दे दी जाए, कोई डाटा दे दी जाए, अब पूछ दीजिए भाई कि किस प्रकार का मोड है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 10 9 11 10 12 13 10, तो यहाँ पे 10 कई बार रिपीट हुआ, 3 बार रिपीट हुआ, तो यानी कि इसकी संख्या ज़्यादा है। 10 की 1 2 3, 3 बार 10 है, 1 बार 9 है, 1 बार 11 है, 2 बार 10 है, 1 बार 12, 1 बार 13, तो 10 सबसे ज़्यादा बार है, यानी कि एक संख्या कई बार रिपीट हो रही है 9, जिसको यूनी मॉडल या वन मॉडल कहते हैं। दूसरा आप लोग देख रहे हैं कि इसमें क्या है, देख रहे हैं आपकी कि यहाँ पे देखिए 9 10। ठीक है, यहाँ पे देखिए 10 1 बार 2 बार। ठीक है, 10 2 बार आया, 1 2, 2 बार 9 आया है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए 11 1 बार है, 12 कितनी बार है, 1 बार है, 13 1 बार, 14 बार। तो जो 9 और 10 है वो 2 बार रिपीट हुआ है, यानी कि बाई मॉडल है इसका। और इसमें ये भी हो सकता है, ठीक है, कि जो दो संख्या है, यानी कि आपने देखा 10 और 9, 10 और 9, ये दो संख्या 2 बार मतलब कई बार रिपीट हुई है। अगर यहाँ पे ऐसा हो जाता, ठीक है, कैसा कि यहाँ पे जो 9 है वो 1 बार और हो जाता, 10 1 बार हो जाता, तो 9 की संख्या 3 हो जाती, 10 की भी संख्या 3 हो जाती, तब भी ये बाई मॉडल होता है। क्योंकि जो दो संख्या है, 9 और 10 दो ही संख्या हो रही है, वो दो कई बार रिपीट हो रही है। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भी 9 ही 10 को बताया गया है। जैसे 9 हो गया, 10 हो गया, ये कई बार रिपीट हो रही है। ठीक, तीन संख्या है यानी कि दो से ज़्यादा है और कई बार रिपीट हो रही है, इसको हम लोग मल्टी मॉडल के नाम से जानते हैं। इसके लिए भी जो है कि
इंडिविजुअल सीरीज, सारी सीरीज यहाँ पे बताई गई है, आप इसको देख लीजिएगा, इसके डीमेरिट मेरिट को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और आपको हम लोग टेस्ट काई स्क्वायर टेस्ट को भी पढ़ा दिए हैं, ठीक है। काई स्क्वायर टेस्ट आप लोग पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, ठीक। इसके मेरिट डीमेरिट आप लोग सब कुछ पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ में आपको दे दिया गया है, ठीक है। ज़्यादा टाइमिंग नहीं है क्योंकि आप पहले से इस चीज़ों को पढ़े हैं और शायद हम पढ़ाए भी हैं आपको, ठीक है। ये सब हम आपको पढ़ाई दिए हैं। अब कल के लेक्चर में हम लोग मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करेंगे। किसके बारे में? मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे आपको, स्टैंडर्ड एरर के बारे में। तो मान के चलिए जो आपका ये स्टैंडर्ड डिस्पर्सन, मीजर्स ऑफ डिस्पर्सन है, ठीक है। मीजर्स ऑफ डिस्पर्सन, इसमें कई चीज़ें आती हैं, जैसे आपका रेंज, डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड एरर, मीन डेविएशन, ठीक, और क्वार्टाइल डेविएशन, और अगला है कोफिशिएंट डेविएशन। तो ये चीज़ें आपकी आएगी। तो आप लोग देख लीजिएगा, आपके सिलेबस पे शायद 2-3 टॉपिक दिया गया है, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ना है आपको, कोफिशिएंट डेविएशन पढ़ना है और स्टैंडर्ड एरर पढ़ना है। ये 2-3 चीज़ें पढ़नी है। तो हम तो पीडीएफ में सारी चीज़ों को ऐड किए हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि सारी चीज़ों को यहाँ पे हमने लिखा रखा है, लेकिन जो आपके सिलेबस में है बस उसी को हम लोग पढ़ा के आगे निकल जाएंगे। क्योंकि ये इस जो जैसे मैंने बताया ना कि सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मेडियन, मोड होता है, ठीक है। तो जब हमने चार्ट बनाया तो बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पर दिखाया था आपको, तो सारी चीज़ों को पढ़ना नहीं था, जो आपको पढ़ना था वो मैंने आपको बता दिया। तो ऐसे मेजर आप डिस्पर्सन में होने की बहुत सारी चीज़ें होती हैं और वो सारी चीज़ें पीडीएफ में लिखे भी हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे जो आपके सिलेबस में, जैसे आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको हम लोग पढ़ा देंगे, और यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर है, और शायद मीन भी है, क्या मीन डेविएशन है कि नहीं, और कोफिशिएंट वेरिएशन है। इस चीज़ को पढ़ा के इस टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, ठीक है। इस पर हम लोग पढ़ाएंगे आपको मीजर्स ऑफ डिस्पर्सन के बारे में, ठीक है। जो भी आपका स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर स्टैंडर्ड एरर जो भी टॉपिक होगा उसको हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। पीडीएफ आप लोग चाहिए तो परचेस कर लीजिएगा, जो भी बैच की प्राइस होगी शायद 249 है, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम भी नज़दीक है तो आप लोग 199 में आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हाँ 199 में आप ले सकते हैं। किसका? फर्स्ट पेपर का, बॉटनी का। सेकेंड पेपर का भी वही प्राइस रहेगा 199, ठीक है। जूलॉजी का भी लेना चाहते हैं तो देखिए जूलॉजी के फर्स्ट पेपर का कंप्लीट पीडीएफ 8 यूनिट तक अपलोड हो चुका है, केवल पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं। उसका पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको 99 में मिल जाएगा जूलॉजी के। सेकेंड पेपर का पीडीएफ है हमारे पास, ठीक है। और कुछ टाइप राइट भी पीडीएफ है तो उसको भी आप 99 में दे सकते हैं जूलॉजी का। क्योंकि देखिए यहाँ पे उसको लेक्चर नहीं हम दे रहे हैं, लेक्चर नहीं दे रहे, चीज़ों को समझा रहे वहाँ पे समझना आपको खुद से, यहाँ पे चीज़ आपको समझा के दिए जा रहा है। तो इसलिए इसकी प्राइस 199 है, और उसका अगर आप लेना चाहते हैं तो 99 में आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। और इसका 199 में। तो फर्स्ट पेपर का आप जूलॉजी का ले सकते हैं, सेकेंड पेपर का भी ले सकते हैं, बॉटनी का भी ले सकते हैं, ठीक है। बॉटनी में जो फर्स्ट आपका फर्स्ट सेकेंड पेपर है उसमें लगभग हम 4 यूनिट का पीडीएफ दे चुके हैं। और जो जूलॉजी का है, बॉटनी का सेकेंड पेपर है, और जो बॉटनी का फर्स्ट पेपर है उसमें हम आपको 5 यूनिट, ठीक है, एक से लेकर के 5 यूनिट तक का पीडीएफ दे दिए हैं। साथ ही 6, 7 और 8 का भी है, लेकिन जो पीडीएफ है वो टाइप किया गया है, वो हमने पढ़ाया नहीं है। आप कह सकते हैं कि बुक का मैटर है, बुक का मैटर, पूरे बुक को वहाँ पे दे दिया गया, बुक का मैटर दे दिया गया। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप उसको परचेस कर सकते हैं, ठीक है, 199। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। किसके साथ मिलेंगे? मीजर्स ऑफ डिस्पर्सन के बारे में। देखिए जैसे मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है, कई चीज़ें आती है, वैसे मीजर्स ऑफ डिस्पर्सन में कई चीज़ें आती हैं जो मैंने आपको अभी तक बताया नहीं, कि रेंज आता है आपका, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, स्टैंडर्ड एरर आता है, वेरिएंस आते हैं, ठीक है, कोफिशिएंट वेरिएंस आता है, ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन आता है। तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो जो आपके सिलेबस में उस चीज़ को हम पढ़ाएंगे,
ठीक है। और जो नहीं है उसको नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि टाइमिंग भी नहीं है और वो आपके एग्ज़ाम में आएगा भी नहीं, तो वहाँ पे पढ़ाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अगर आप चाहते नहीं हमको सारा चीज़ पढ़ना चाहिए, स्टैंडर्ड एरर पढ़ना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ना चाहिए, वेरिएंस पढ़ना चाहिए, क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ना चाहिए, ठीक है, तो वो आप पेड बैच ले करके उस चीज़ को पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमने लिख रखा है। ठीक है, चलिए।